अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो मेरे अफ़सानी मजमूए कलंदस्तीनी से एक अफ़साना है और अफ़साने का उन्वान है मारिया और ये इसका दूसरा हिस्सा है। तो शुरू करते हैं। इन दिनों इमिग्रेशन खुलने की ख़बरें आम थीं और आखिरकार इतालवी हुकूमत ने इमिग्रेशन खोल दी। मारिया ने जैसे ही खबर सुनी उसने अपनी बहन सोनिया को भी बुला लिया। सोनिया अपनी बहन के ठाठ देखकर हैरान रह गई। दोनों बहनों ने कागजात जमा करवा दिए। मारिया के कागजात तो उस शख्स ने जमा करवाए जिसकी वो देखभाल करती थी और अपनी बहन के कागजात उसने किसी और शख्स से जमा करवाए। इस दौरान एक्वाडोर बाकायदा पैसे भेजा करती। खोजे, शानजे और सांचे अब बड़े हो रहे थे, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। इनके माँ बाप भी बहुत खुश थे और दो छोटे भाई बहनों की हर साल करदा कमाई पर अय्याशी कर रहे थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी कि इनकी बहनें कितनी मेहनत करके पैसा कमाती हैं। मरिया को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसे बिल्कुल हैरत ना हुई, लेकिन ये बात जब उस आदमी को पता चली जिसकी वो देखभाल करती थी, वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि अगर किसी को पता चल गया ये मेरा बच्चा है तो बड़ी बदनामी होगी। सबसे पहले बच्चे को अपना नाम देना, फिर जायदाद का मसला, इसके अलावा मेरे बेटा बेटी भी एतराज़ करेंगे। तुम ये बच्चा ज़ाया कर दो। मारिया ने जब एबॉर्शन करवाने के लिए अस्पताल रब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मारिया और सोनिया के जमा कराए हुए कागजात का अभी कोई जवाब नहीं आया था। इस दौरान सोनिया ने खबर सुनाई कि वो भी माँ बनने वाली है। मारिया के बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे और जिस आदमी की वो देखभाल करती थी उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इतालवी हुकूमत के मुताबिक मारिया अभी तक लीगल नहीं थी। ऐन मुमकिन था कि इसके कागजात रद्द कर दिए जाएं। खुदा करके बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना वो अपने बाप की तरह था, ना अपनी माँ की तरह। उसकी अपनी ही शक्ल थी। इसका नाम उन्होंने बोनावेंचूरा रखा, बोनाफोर्तूना। इतालवी कानून के मुताबिक ये बच्चा ना लीगल था ना इलीगल। मारिया ने चूँकि कागजात जमा करवाए हुए थे इसलिए इसका मेडिकल कार्ड बन चुका था। इस सहूलत की बिना पर इब्तदाई अयाम से लेकर आखिरी दिनों तक उसे बच्चे की पैदाइश के लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आई। लेकिन मसला बच्चे का था। अगर डीएनए टेस्ट किया जाता तो फ़ौरन पता चल जाता कि इस तरह का कोई मसला नहीं। लेकिन चूँकि मारिया अपने मालिक की वजह से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और वो नहीं चाहती थी कि सिलसिला रुक जाए, इसलिए उसने उसकी इज़्ज़त का पास रखा हुआ था। बच्चे के अखराजात के लिए वो तनख्वाह से ज़्यादा उसे पैसे दिया करता। मारिया ये तो तमाम काम बखूबी अंजाम देती, अपने बच्चे की देखभाल भी करती और उस मौजूद शख्स की देखभाल भी। इतालवी हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता पेपर देने शुरू किए। रोज़ किसी न किसी को परमिशो दी सोजोर्नो यानी रहने का इजाज़तनामा मिलता। मारिया का भी कागजात का इंतज़ार कर रही थी और आने वाले दिनों के बारे में सोच रही थी। अचानक जिस आदमी की वो देखभाल करती थी वो शख्स ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन दायरे फ़ानी से कूच कर गया। मारिया को तो ऐसा लगा जैसे उसका हंसता बसता घर उजड़ गया हो। न सिर्फ यहाँ फ्लोरेंस में बल्कि एक्वाडोर में भी उसको अभी कागजात भी नहीं मिले थे। जैसे ही वो शख्स फोत हुआ उसके बेटा बेटी जनाजे वगैरह से फारिग होकर मारिया के पास आए। उसे कहा कि हमें बहुत अफसोस है, लेकिन कानून के मुताबिक बाप के इस मकान पर हम दोनों बहन भाई का हक़ है और हमारा आधा आधा हिस्सा है, इसलिए हमें ये मकान बेचना होगा। तुम अपना बंदोबस्त कर लो। इसका कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था। मारिया ने CGL, ये कैसा इतालवी इदारा है जिसके आप रुकन बन जाएं तो आपकी ये हर तरह की मदद करता है। इस तरह की मज़दूर यूनियन पूरे यूरोप में है, लेकिन ये CGL ज़्यादा मशहूर है। मारिया ने CGL का दरवाज़ा खटखटाया
कारितास का दरवाज़ा खटखटाया। कारितास एक ऐसा इटली में एक ऐसा खैराती इदारा है जो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करता है और उनको खाने पीने और कपड़े इस तरह की सहूलियात फराहम करता है। जितने भी रफ़ाई इदारे थे वो सब के पास गई, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद ना की, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब थी। मारिया को काम मिल गया और रहने का ठिकाना भी, लेकिन अब वो पहले वाली बात ना थी। छोटी बहन सोनिया ने किसी इटालियन के साथ रहना शुरू कर दिया था। सोनिया भी एक दफ़ा फिर हमला हुई, लेकिन उसने बच्चा ज़ाया करवा दिया। मारिया ने अपनी बहन को अपनी राम कहानी सुनाई। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन वो यहाँ आकर खुद गर्ज हो गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मारिया अब एक्वाडोर रकम अरसाल ना कर सकती थी। उसको सबसे ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं भेजेगी तो उसके माँ बाप इसके बच्चों को भी उसी रास्ते पे चला देंगे जिस रास्ते से वो गुजर के आई थी। मारिया अपने माँ बाप को बच्चों की रखवाली के लिए रिश्वत दिया करती थी और अपने दोनों भाइयों का भी ख्याल रखा करती थी। लेकिन अब इसके दोनों भाई बेगैरत हो चुके थे, जवान थे, लेकिन मारिया की अरसाल करदा रकम पर गुजारा करते थे। इसके साथ साथ जुआ और शराब उन्होंने भी शुरू कर दी थी। मारिया अकेली इन तमाम झमेलों से नबुर्दाज़मा हो रही थी। इसके साथ साथ उसे बच्चों के कागजात की भी फ़िक्र थी। वो अभी तक इल्लीगल थी, क्योंकि उसको अभी तक पेपर नहीं मिले थे। इतालवी हुकूमत ने ऐलान किया, जिन लोगों के मालिकान जिन्होंने उन्हें काम दिया हुआ था, अगर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है या वह इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं, ऐसे तमाम लोगों को 6 माह की परमिशन सोजोर्न दी जाएगी, यानी आर्जी रहने का इजाज़तनामा दिया जाएगा। इस दौरान वो काम ढूंढें। अगर उन्हें काम मिल जाता है तो उन्हें परमानेंट रहने का या साल का या 2 साल का इजाज़तनामा मिल जाएगा। ये खबर मारिया के लिए किसी खुशखबरी से कम ना थी, लेकिन मसला उसके बच्चे का था। वो उसका क्या करती? उसने कई जगहों, कई दफ्तरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे कोई खातिर खा कामयाबी नसीब ना हुई, क्योंकि इस तरह का कोई कानून नहीं था। एक ही तरीका था, मारिया अपने बच्चे को एक्वाडोर लेके जाए और वहाँ उसके कागजात जमा करवाए, जिसे इतालवी ज़ुबान में रिकंजिमेंटो फैमिलियारे कहते हैं, यानी कि अपने ख़ानदान के मिलाप। लेकिन ये मसला था कि एक्वाडोर में इटली की एम्बेसी को क्या बताती कि इस बच्चे का बाप कौन है, उसका पता ही नहीं। खुदा करके वो मुबारक दिन आया जब मारिया को परमिशन टू सोजोर्न मिली, उसे रहने का इजाज़तनामा मिला। उसे छुप के रहने के अज़ाब से निजात मिल गई। उसने कुछ रकम बचा रखी थी। जैसे ही उसे उसकी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हुई, उसने एक्वाडोर जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ रकम उसने पसंदाज कर रखी थी और कुछ उसके दोस्तों ने उसकी मदद की। मारिया 5 साल बाद एक्वाडोर जा रही थी। अब इसका बेटा खोजे 12 साल का और उसकी बेटी शानज़े 11 साल की थी। वो फ्लोरेंस से रोम गई। वहाँ से उसने एक्वाडोर की फ़्लाइट ली। वो इंतहाई थका देने वाला सफ़र करके एक्वाडोर पहुँची। एयरपोर्ट से उसने टैक्सी ली और घर की राह ली। घर पहुँची तो क्या देखती है, घर का बुरा हाल है। माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं। बाप ने शराब और जुआ अभी तक नहीं छोड़ा। अब तो उसके भाई भी बाप के साथ इस काम में शामिल हो गए हैं। खर्चे की किल्लत की वजह से उन्होंने शानज़े और खोजे और सांचे को भी उसी काम पर लगा दिया था, जो काम वो पहले मारिया और सोनिया से लिया करते थे। अब जब उन्होंने बोना फोर्तूना को उसके साथ देखा तो और शोर किया। जब मारिया ने ये बताया कि ये भी अब यहीं रहेगा, और तो वो और सीख पा हुए। मारिया ने बच्चों के बारे में पूछा कि इन्हें स्कूल से उठवाकर इस काम पर क्यों लगा दिया। उन्होंने कोई माकूल जवाब ना दिया। मारिया ने ज़िंदगी में इतने दुख देखे थे कि वो ये गम अंदर ही अंदर पी गई। वो 12-12 घंटे काम करती, कभी कभी इससे भी ज़्यादा, क्योंकि इतालवी कानून के मुताबिक 3 बच्चों को बुलाने के लिए
इसकी सालाना बचत इसकी मुकर्रर करदा हद के मुताबिक होनी चाहिए थी। उसने बच्चों को बुलाने के लिए तमाम लवाज़मात पूरे किए। आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गई। जब इनके वीज़े लग गए तो ख़ुद उनको लेने गई। इसके बच्चे जैसे ही इटली पहुँचे उसने इन्हें स्कूल दाखिल करवा दिया। अपने माँ बाप को और दोनों बहन भाइयों को और सोनिया की बेटी सांचे को उसने खैरबाद कह दिया। उनको ख़र्चा भेजना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। और जब वो यहाँ आई थी उसने सोनिया से भी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। उसने सारी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ मबजूल कर दी। अब मारिया की ज़िंदगी इटली के शहर फ्लोरेंस में बहुत पुरसुकून तरीके से गुज़र रही थी और गुज़र रही है। और वो अपने माजी को याद करके कभी कभी कांप जाती है। इतने हवादिस से गुज़रने के बाद वो अपने बच्चों को इस दलदल से निकाल लाई जिसमें खुद गोडे गोडे फंस चुकी थी। बहुत शुक्रिया। ये मेरे अफसाने मारिया का दूसरा हिस्सा है। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ यूरोप में बिखरी पड़ी हैं। मारिया ये अकेली लड़की नहीं है। और इसमें एक कानून को भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप इल्लीगल हैं, अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो इटली के कानून के मुताबिक ना वो बच्चा लीगल होता है या ना वो इल्लीगल होता है। ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं बना। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया।